Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, अब हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर सेल साइकिल एंड डिवीजन के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 और अब टाइम है डिस्कस करने का क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16। Question number 9. Find examples where 4 daughter cells from meiosis are equal in size and where they are found unequal in size. तो meiosis क्या है? meiosis है basically reductional division, right? यही हमने अभी तक देखा है। mitosis को हम equational division बोलते हैं, meiosis को हम बोलते हैं reductional division. reductional division क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी प्लॉइडी जो है वो हाफ होती है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो मतलब अगर पेरेंट सेल जो है वो डिप्लॉयड है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस हो रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज रिडक्शनल डिविजन। अब ये जो रिडक्शनल डिवीजन होती है ये हमें देखने को मिलती है गैमीटोजेनेसिस में, मतलब गैमीट फॉर्मेशन में। व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस? गैमीट फॉर्मेशन, राइट। अब गैमीट फॉर्मेशन अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो दो तरह की देखी गई है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स की प्रोडक्शन, कहाँ पर? मेल्स में, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास आते हैं 4 स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में, जो कि जिनकी प्लॉइडी होती है हाफ, दैट इज n। ठीक है, जो पेरेंट सेल होता है वो होता है 2n और उससे ये 4 बनते हैं जिनकी प्लॉइडी होती है n, और ये चारों जो होते हैं दे आर इक्वल इन साइज, राइट। अब दूसरी जगह अगर हम बात करें तो देयर इज oogenesis। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग सेल या फॉर्मेशन ऑफ ओवम। कहाँ पर देखी गई है? फीमेल्स में। तो फीमेल्स में जो डॉटर सेल्स बनते हैं ना, दे आर अनइक्वल इन साइज, दे आर नॉट इक्वल इन साइज, और उनमें होता है एक बड़ा सा ओवम। ठीक है, प्लॉइडी n ही होती है बट एक बड़ा सा ओवम और 3 छोटी छोटी पोलर बॉडीज जो कि डीजेनरेट हो जाती हैं। तो ये क्या हुआ? दिस इज ओवम एंड दीज आर द पोलर बॉडीज, 3 पोलर बॉडीज। सो अगर हम इनका साइज देखें तो ओवम बहुत बड़ा होता है साइज में और ये जो पोलर बॉडीज होती है ना, ये छोटी होती हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल जहां पर मियोसिस हो रही है, लेकिन जो हमारे पास 4 डॉटर सेल्स आए हैं ना, उनका साइज इक्वल नहीं है। वहीं पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, दिस इज द एग्जाम्पल वेयर मियोसिस इज हैपनिंग बट द size of all the daughter cells are equal. Clear? Question number 10. Distinguish anaphase of mitosis फ्रॉम एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो हमें पता है कि माइटोसिस में तो एक ही फेज होता है एनाफेज का, ठीक है, लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करते हैं ना, तो एक एनाफेज 1 होता है और एक एनाफेज 2 होता है। तो इन दोनों में जो माइटोसिस का एनाफेज है और जो एनाफेज है मियोसिस का, मियोसिस 1 का, दैट इज एनाफेज 1, उनमें क्या फर्क है? तो बड़ा ही सिंपल सा फर्क है। तो ये डायग्राम्स हैं कुछ। तो दिस इज एनाफेज इन माइटोसिस, ये वाला क्या है? माइटोसिस वाला फेज है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, ठीक है। ये पहले कुछ ऐसा था, एक पूरा ऐसे क्रोमोसोम था, राइट, मेटाफेज के टाइम पर, और ये स्पिंडल से ऐसे जुड़ा हुआ था, राइट। अब क्या हुआ कि एनाफेज स्टार्ट हो गया। तो एनाफेज में क्या होगा? ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये भी स्प्लिट हो जाएगा। दो जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक तरफ चले जाएंगे और 2 दूसरी तरफ खिंचे हुए चले जाएंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग? सो देयर इज सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमेटिड, these are separated from the daughter chromosomes। जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वहां से जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे और ऑपोजिट एंड्स की तरफ को जाना शुरू हो जाएंगे।
So what is it? This is anaphase of mitosis. Now talking about anaphase 1 of meiosis, तो बहुत ही क्लियर डिफरेंस है। ठीक है, जब आपको ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप इसमें ये डायग्राम्स बना सकते हो। तो इसमें क्या है, ये हमारा सेल है और अब ये हमारे क्रोमोसोम्स क्या थे, यहाँ पर होंगे पहले, दिस इज द इक्वेटर। तो मेटाफेज के टाइम पे ये सारे क्रोमोसोम्स यहाँ थे। अब क्या हुआ, एनाफेज स्टार्ट हो गया, एनाफेज 1। तो आधे जो क्रोमोसोम्स थे वो एक पोल की तरफ चले गए और आधे क्रोमोसोम्स थे वो दूसरे पोल की तरफ चले गए। ठीक है, विद कौन खींच रहा है इनको, ये स्पिंडल्स खींच रहे हैं। सो इन केस ऑफ मियोसिस 1, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट, ईच बीइंग फॉर्म्ड एट सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स है ना, मतलब वो जो क्रोमोसोम्स थे ना सारे, वो अलग अलग हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही अलग हो गए, मतलब जो एक तरह से दिखने वाले क्रोमोसोम्स थे, जो एक तरह के क्रोमोसोम्स थे, वो अलग हो गए। इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहीं भी ब्रेक, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है, दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। वहीं पर अगर हम एनाफेज 2 में जाते हैं ना, तो इट सीम्स सिमिलर टू द एनाफेज ऑफ मियोसिस। तो एनाफेज 2 में क्या होता है कि जैसे एनाफेज है माइटोसिस का, उसमें दो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, वो सिंगल स्ट्रैंड के हो जाते हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। वैसा ही सेम होता है इन केस ऑफ एनाफेज 2। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ पूछा गया है एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो बहुत ही सिंपल सा फर्क है, यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो पोल पे जा रहा है। कहीं पर भी सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो अब अगर हम बात करें इन दोनों एम फेजेस की या डिवाइडिंग फेजेस की, तो जो माइटोसिस और मियोसिस है ना, इसमें भर भर के डिफरेंसेस हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम कि एक हमारी क्या है, एक हमारी सोमेटिक सेल्स में होती है और दूसरी जर्म सेल्स में होती है, वहां से लेके उनके फंक्शंस तक बीच में आ जाते हैं बड़े सारे फेजेस। जैसे अगर हम माइटोसिस देखें ना, तो वो एक ही गो में खत्म हो जाता है, प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, खत्म है ना। वहीं पर अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो इसमें दो आ जाते हैं। पहले तो मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा। अब इसके साथ साथ अगर आप अब आ जाओ प्रोफेज में ही, तो माइटोसिस का प्रोफेज बहुत ही सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या बोल दोगे, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। लेकिन अगर हम मियोसिस का प्रोफेज देखें, मियोसिस 1 का प्रोफेज देखें, तो उसमें अगेन 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, वहीं पर मियोसिस 2 में फिर 2 ही हैं, है ना, अर्ली प्रोफेज बोलोगे, लेट प्रोफेज बोलोगे। तो इस तरह से इनका जो डिफरेंस है ना, वो बहुत ही वास्ट है। लेकिन आपको डिफरेंसेस लिखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स दैट आर बीइंग गिवन इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से लिखने हैं, 2 का है तो उसके हिसाब से, मेन डिफरेंस बोला है तो उसके हिसाब से लिखना है। तो अब आपने जब ये माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा है ना, तो आपने डिटेल में डायग्राम्स भी पढ़े हैं, आपको पता है किस फेज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख सकते हो। हम कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है अकरेंस। माइटोसिस हमें देखने को मिलती है सोमैटिक सेल्स में, बॉडी सेल्स में, और मियोसिस जो है वो हमें देखने को मिलती है जर्म सेल्स में, या हम बोल सकते हैं जर्मिनल सेल्स में, जिससे कि क्या बनते हैं, जिससे बनते हैं गैमीट्स, दैट इज स्पर्म और एग, राइट। अब दूसरा आ जाता है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, कितने डॉटर सेल्स बनेंगे। अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं ना, तो एक पेरेंट सेल से हमारे पास आते हैं 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। वहीं पर अगर हम मियोसिस की बात करते हैं ना, तो एक पेरेंट सेल से हमारे पास आते हैं कितने, 4 डॉटर सेल्स। तो 2 daughter cells are produced and 4 daughter cells are produced. So it is called as equational division, also called as equational division, और इसको बोलते हैं reductional division। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो पेरेंट है ना, ये है 2n, इसकी प्लॉइडी है डिप्लॉइड। तो जो इसके डॉटर सेल्स आएंगे ना, उनकी प्लॉइडी भी होगी डिप्लॉइड। ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जितने पेरेंट सेल में है उतने ही डॉटर सेल्स में मिलेंगे। लेकिन इन केस ऑफ दिस, इन केस ऑफ मियोसिस, अगर हमारा जो पेरेंट है दैट इज 2n, तो
जो डॉटर सेल्स बनेंगे ना उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. तो माइटोसिस में क्या होता है, डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं और मियोसिस में हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं. तो ये जो दिस इज इक्वेशनल डिवीजन एंड दिस इज रिडक्शनल डिवीजन. क्लियर. अब एक और डिफरेंस देख लेते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स. अगर माइटोसिस आप देखो ना तो कितनी बार सेल डिवाइड होता है, एक ही बार होता है, ठीक है. लेकिन मियोसिस में सेल जो है ना वो 2 बार डिवाइड होता है. क्लियर. अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में क्या है, माइटोसिस जो है ना वो क्या करता है, वो मल्टीप्लिकेशन, सेल्स की मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है, हीलिंग में हेल्प करता है, रिपेयर में हेल्प करता है. वहीं पर अगर हम मियोसिस की बात करें तो ये गैमीट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब गैमीट्स बनते हैं. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है. तो सबसे पहली बात कि ये हैप्लॉइड गैमीट्स बनाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम. दूसरा, इनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी होती है, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, हमने पढ़ा था ना कि क्रॉसिंग ओवर होती है. ऐसे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपना मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं. तो क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज 1 में पैकिटीन स्टेज पर. ठीक है, ये बार बार इसलिए लिखा गया है ताकि आपके दिमाग में ना एकदम बैठ जाए कि किस स्टेज में क्या हो रहा है. तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है और उसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है और उससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ रही है. अब जो मियोसिस होता है ना उसमें जीनोमिक और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस देखी गई हैं और समटाइम्स दे आर यूजफुल वेरिएशंस, मतलब दे हेल्प अस टू अडैप्ट not only humans but also some plants, some animals. So they actually help to produce some variations which help us to adapt to the changing environment. Then it helps in evolution and improvement of race. तो इसमें क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, इवॉल्व होते हैं, स्पीशीज इवॉल्व होती हैं. और जो रेस है, जैसे इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन रेस, तो हमें पता है जो प्रिमिटिव मैन था वो कैसा था और आज हम कैसे हैं, राइट. तो हमारी जो रेस है ना उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, हमारे लिविंग के तरीके में इम्प्रूवमेंट हुई है, लिविंग स्टैंडर्ड में, खाना खाना है, हर चीज़ जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आज हमने कर ली है क्योंकि हमारी रेस जो है वो इम्प्रूव हुई है. क्लियर. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. Question number 13, discuss with your teacher about, first is haploid insects and lower plants where cell division occurs. तो हमें haploid insects या lower plants के बारे में बताना है जहाँ पर सेल डिविजन होती है. तो इसमें आते हैं मेल, जो मेल्स हैं हनी बीज के, ड्रोन्स, और सेकंड आते हैं स्पायरोगैरा. तो इनमें सेल डिविजन होती है लोअर प्लांट्स में. दिस इज लोअर इंसेक्ट, दिस इज लोअर प्लांट्स, राइट. इसमें क्या होता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के इमीडिएटली बाद हो जाती है जाइगोटिक मियोसिस और उससे बनते हैं, क्योंकि क्या हुई है यहाँ पर, मियोसिस. तो मियोसिस, अगर जाइगोट की मियोसिस हुई है तो क्या बनेगा, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन मतलब कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो होंगे हैप्लॉइड. सो द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स. क्लियर. दूसरा है सम हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट्स वेयर सेल डिवीजन डज नॉट अकर. ऐसे हैप्लॉइड सेल्स हायर प्लांट्स में जहां पर सेल डिवीजन होती ही नहीं है. तो हमारे पास इसके 2 एग्जांपल्स हैं, एक है सेनर्जिड्स और दूसरे हैं एंटीपोडल सेल्स, जो कि हम एम्ब्रायो सैक में देखते हैं. ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक में हमें सेनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स देखने को मिलते हैं जहां पर सेल डिवीजन होती ही नहीं है. क्लियर. तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर हुए हैं. देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14, कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज. तो इंटरफेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो होती है एस फेज में. तो अगर किसी एक सेल में डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ है, डीएनए सिंथेसिस नहीं हुई है एस फेज में, तो क्या वो सेल डिवाइड करेगा, तो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कि क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन नहीं हुई है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट नहीं हुए हैं, तो एक जो पेरेंट सेल है ना उसके पास अनफ मटेरियल नहीं है कि वो डिवाइड कर जाए 2 डॉटर सेल्स में. तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुई है तो सेल डिवीजन नहीं होगी.
क्वेश्चन नंबर 15, कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन? तो वैसे अगर सेल डिवीजन होना ही नहीं है तो डीएनए रेप्लिकेट करने का मतलब ही नहीं है, राइट? तो जो सेल डिवीजन है उससे पहले ही हो जाता है क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन। दो फेजेस है, इंटरफेज और एम फेज है। तो इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा और एम फेज में डीएनए जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेट होने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा एक पेरेंट सेल है, इसमें 2n है जो क्रोमोसोम्स हैं, और ये क्या होंगे, ये यहीं पर बढ़ के 4n हो जाएंगे और फाइनली जो सेल है ना वो डिवाइड कर जाएगा दो डॉटर सेल्स में जिनकी प्लॉइडी सेम होगी एज द पेरेंट सेल, राइट? तो यही लॉजिक है क्यों डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है इनसाइड द मदर सेल। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ये डीएनए जो है ना ये अकमलेट होता रहता है, सेल नहीं डिवाइड करेगा लेकिन डीएनए अकमलेट होता रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इट कैन टेक प्लेस विदाउट सेल डिवीजन इन फ्यू केसेस। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन इज नेसेसरी। लेकिन जैसे सलाइवरी ग्लैंड सेल्स हैं ड्रोसोफिला के, तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना दे आर मल्टी स्ट्रैंडेड और पॉलीटेलिक। तो इसमें क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना इट इज नॉट फॉलोड बाय सेपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। मतलब डीएनए तो अंदर 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 रेप्लिकेट होता रहेगा लेकिन जो सेल डिवीजन है वो नहीं होगी। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बोलेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, राइट? सो दीज आर कॉल्ड एज पॉलीटीन क्रोमोसोम्स और इसको बोला जाएगा एंडो डुप्लीकेशन। अंदर ही अंदर डुप्लीकेट होता रह रहा है लेकिन फाइनली जो सेल है ना, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। सेल जो है वो बढ़ता जा रहा है, इट इज गेटिंग एक्सपेंडेड क्योंकि अंदर ही अंदर डीएनए बढ़ता जा रहा है। तो ये कहाँ पर देखा गया है, इन केस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सेल्स ऑफ ड्रोसोफिला। और बाकी कहीं भी ये जो सिचुएशन है ना ये एज सच वैलिड नहीं है क्योंकि अगर सेल को डिवाइड ही नहीं करना है तो वो डीएनए को डुप्लीकेट करके करेगा भी क्या, राइट? क्वेश्चन नंबर 16, analyze the events during every stage of cell cycle and notice how the following two parameters change। तो पहला पैरामीटर है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल। तो अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस तो एक इक्वेशनल डिवीजन है, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वो सेम ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज आता नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मेयोसिस की, तो मेयोसिस में क्या होता है, अगर सबसे पहले हम आते हैं इंटरफेज और एम फेज में, मतलब दो फेजेस है, इंटरफेज है और एम फेज है, ठीक है? इंटरफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम ही रहता है, बस डीएनए डुप्लीकेट होता रहता है, राइट? वहीं पर अगर हम बात करते हैं एम फेज में तो वो सेम ही आगे को चलता है। अब एम फेज में आते हैं दो, सबसे पहला आता है माइटोसिस। माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम ही रहता है बिकॉज इट इज इक्वेशनल डिवीजन, देयर इज नो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में क्या होता है कि पहले जो क्रोमोसोम नंबर होता है ना वो 2n होता है, क्योंकि जब हम एक ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर या हम एक डिप्लॉयड सेल का क्रोमोसोम नंबर लेते हैं तो वो होता है, हम उसको मानते हैं 2n, तो वो 2n होता है। उसके बाद जब एनाफेज आता है, अब मियोसिस में दो फेजेस आते हैं, एक मियोसिस 1 आता है, एक मियोसिस 2 आता है। तो मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में क्या होता है, जो दो सिस क्रोमोसोम्स होते हैं वो बेसिकली स्प्लिट हो जाते हैं। तो आधा एक पोल पे चला जाता है, आधा दूसरे पोल पे चला जाता है, करेक्ट? तो यहाँ पर क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल, मतलब बेसिकली द ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट एंड्स की तरफ वो चले जाते हैं। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हो जाता है हाफ, क्लियर? तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर चेंज हुए, कब हुआ है, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। उसके बाद जो क्रोमोसोम नंबर है इट इज मेंटेन्ड थ्रू आउट मियोसिस 2, ठीक है? उसके बाद जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन ही रहता है, उसके बाद वो चेंज नहीं होता है। सो इट चेंजेस व्हेन इट चेंजेस एट एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, क्लियर? तो दूसरा हमें पूछा है अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट पर सेल। अगर अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट से इट इज सी पर सेल, ठीक है? तो अलग अलग फेजेस में क्या होगा, अगर हम जीवन में देखें तो जो अमाउंट है ना डीएनए कंटेंट का वो सेम ही रहेगा, सी ही रहेगा, ठीक है? फिर आते हैं हम एस फेज में। एस में ना ये जो कंटेंट है ना ये डबल हो जाएगा, तो सी इंटू 2, मतलब कि ये 2C हो जाएगा, ये होगा एस फेज में। अब एस फेज के बाद आता है G2 फेज।
अब G2 फेज में ऐसे जो डीएनए में तो कुछ भी नहीं होता है, तो वहां पर भी जो डीएनए कंटेंट है वो हमें 2C ही देखने को मिलेगा। और M फेज में क्या होगा, ये जो डीएनए का कंटेंट है ना, क्योंकि ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये वापस से हाफ हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा C। अब क्या होगा, अब वो डॉटर सेल फिर से मेच्योर होंगे और वो एंटर करेंगे G1 फेज में। तो G1 फेज में एंटर करने पर उनका डीएनए कंटेंट कितना होगा, C होगा। अब जब वो S फेज में जाएंगे तो डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली वही सेल साइकिल है जो चलती आ रही है, ठीक है। ऐसे हमने सेल साइकिल पढ़ी थी। सो से दिस इज द M फेज, राइट। तो अगर ये लंबा सा एक फेज, इसको हम G1 मान लें, ठीक है, इसको हम S मान लें और इसको हम G2 मान लें, तो यहाँ पर सेल डिवाइड हुआ था, यहाँ पर उसका डिवीजन के बाद जो कंटेंट था, डीएनए कंटेंट था वो C था, तो G1 में भी C होगा। S में आके ये जो कंटेंट है ना, ये हो जाएगा डबल, क्योंकि यहाँ पर होगी डीएनए की रेप्लिकेशन, यहाँ डबल हो जाएगा, तो G2 में भी हमें डबल ही देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आके क्योंकि सेल डिवाइड हो जाएगा तो फिर से कंटेंट हाफ हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल है ये समझने के लिए। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो आपको हुए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्न हैव फ्री है पर बेस्ट है।